नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात मराठा आंदोलन की। महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा आरक्षण का मामला ज्वलंत है। जालना से मुंबई तक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मराठा समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जालना में शुक्रवार शनिवार को हिंसा हुई। एक तरफ पुलिस की लाठीचार्ज तो दूसरी तरफ आगजनी हुई, जिसमें वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। आग के हवाले नहीं किया गया। जो घायल हुए हैं उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बहरहाल आज मराठा क्रांति मोर्चा ने औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़, संभाजीनगर, बारामती जिले में बंद बुलाया। मौजूदा आंदोलन का केंद्र जालना है, जहां लाठीचार्ज और हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(3) लागू की गई है। इसके तहत बिना किसी वैध कारण के 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा औरंगाबाद में भी यही धारा लगाई गई है। मराठा समाज के प्रदर्शनकारी जालना लाठीचार्ज के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फडणवीस ने आज कहा कि दुख है कि इस पर राजनीति हो रही है। आज मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में बैठक हुई। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर चुकी है। आइए पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है बैठक के बाद। उच्च स्तरीय बैठक हुई है जी। उस बैठक में मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा हुई है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। ईमानदारी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी रौनक के पास। रौनक, जो ये परिस्थितियां बन रही हैं और तमाम शहरों से जो ये मराठा आंदोलन की खबरें आ रही हैं, जाहिर तौर पर बहुत चिंताजनक होगी। सरकार की क्या रणनीति रहेगी इस मामले में? जी देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं जिस तरह से जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन मुख्य तौर पर सरकार बीच का रास्ता जो है वो निकालती हुई दिख रही है। एक तरफ सरकार खुद राज्य के मुख्यमंत्री जो आंदोलन करता है उनसे सीधे संपर्क कर सरकार उनके लिए क्या कुछ करना चाहती है और इसके पहले क्या कुछ किया है इसकी याद दिला रही है और प्रोटेस्ट वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो करती हुई दिख रही है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ करना चाहिए, तो इसके लिए आज एडवोकेट जनरल को जो है मुख्यमंत्री ने तलब किया था। इसके अलावा मराठा उपसमिति के बड़े नेताओं के साथ जो है वो मुख्यमंत्री ने बैठक की और ये समझने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर रोक लगाई है और उसके लिए अब किस तरह की जिरह करना है और महाराष्ट्र सरकार को क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों पर महाराष्ट्र सरकार जो है और मुख्यमंत्री काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन निधि, जिस तरह से आपको पता है कि कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा विपक्षी दल जो है इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। तो इसी पर आज मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए पूछा कि देवेंद्र फडणवीस ने ही 2018 में मराठा समाज को आरक्षण दिया था। जो लोग आज उनका इस्तीफा मांग रहे हैं उन्होंने मराठा समाज के लिए क्या कुछ किया उसका जवाब देना चाहिए, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं पड़ता। तो राजनीति और सियासत इस पूरे मुद्दे पर को लेकर महाराष्ट्र में गर्म है। अगर इस पर जल्दी सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो इसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक। तो सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है शिंदे सरकार को, जिस तरह से तमाम जिलों में और शहरों में ये मराठा आंदोलन हो रहा है। और आपको महाराष्ट्र से बता दें, महाराष्ट्र की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, किसान भी परेशान हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश नहीं होने से किसान इतना हताश हैं। पानी नहीं होने का असर किसानों की फसल पर पड़ा है और इसी के चलते अहमदनगर के किसान ने अपने सोयाबीन की फसल को खुद ही बर्बाद कर दिया। जून महीने में इन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई थी, तब भी बारिश नहीं हुई और होने का असर नहीं हुई और असर फसल पर पड़ा। दूसरी बार उन्होंने खुद ही, अब बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चलाकर फसल बिल्कुल यहाँ पर नुकसान हो गया फसल को। 2 महिने पीक झाल्यानंतर आता एक अर्ध फुल आलं, पाऊस नसल्यामुळे ते फुलगळ होऊन गेली तिला। 2 महीने में 2 बार बारिश न होने से फसल बर्बाद हो गई। करीब 1 महीने से बारिश नहीं है। 1.5 लाख खर्च करने के बावजूद कुछ नहीं मिला। निर्णय घेतला, पाणीच नाही। जवळजवळ आता 30 दिवस झालेत पाऊस नाही इकडे।
खड़ी फसल पर ट्रैक्टर को चलाना पड़ा। उधर अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर भी सूखे की सी खबरें आ रही हैं। मार्च में बारिश और ओले ने मध्य प्रदेश के किसानों को रुलाया तो सावन में बादल बरसे ही नहीं। भोपाल सहित 11 जिले ऐसे हैं जहां 30 से 40% तक कम बरसात हुई है। रूठे मानसून के बिजली संकट भी वहां पर गहरा हुआ है। धान सोयाबीन पर संकट आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक के बाद महाकाल के दरबार में भी बारिश के लिए अर्जी लगाई है। मध्य प्रदेश के खेतों की ये हरियाली महीने भर में मुरझा गई। गुना बामौरी में धान के खेत में दरार पड़ चुकी है। परेशान बीदा खेड़ी के दामोदर हों या लोडेरा के बनवारी, सबने खड़ी फसल को जोत दिया। श्योपुर में भी किसानों ने खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया। आगर मालवा, नीमच, शिवपुरी, झाबुआ, हर जगह से किसानों की परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीघा के पीछे कम से कम 10,000 9,000 रुपये खर्च आता है बीघा में। इसमें कटाई का खर्च होता है, निंदाई का खर्च, दवाई का खर्च होता है, सब खर्च होता है इसमें। बीज और खाद सबका खर्च होता है इसमें। एक बीघा में 2.5 से 3 कुंटल उत्पादन होता है। 2.5 कुंटल उत्पादन होता है, 2.5 कुंटल भी होता है और 2 कुंटल भी हो जाता है। खूब से खूब मान करते अपन 2.5 कुंटल का। तो अभी क्या लग रहा है, ये उत्पादन हो पाएगा 2 कुंटल? ये मान के चलिए आप, मेरे को 1 कुंटल 1.5 कुंटल बीघा का उत्पादन होगा और भाव भी नहीं मिल पाता। फिर भाव भी हमें क्या 4,000 का भाव मिलता है। फिर मंडी का भाड़ा, ट्रैक्टर का भाड़ा, लेबर चार्ज, सब कुछ चलाने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इसमें। उत्पादन की वजह से अपन बहुत परेशानियां आ चुके हैं, क्यों पानी गिर नहीं रहा है। दूसरी समस्या इसमें पीलापन आ गया है। खेती बोना जोतने वाले का भाड़ा खर्चा भी नहीं निकल पाएंगे। कोई भी मुआवजा बीमा थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले तो थोड़ा आदमी को सहयोग लगे। बीमा वगैरह तो सरकार करती है फसलों का, फिर उसमें कुछ राहत तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। सोयाबीन नर्संग पीली पड़ रही है। सोयाबीन पीली पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा, बादल घुमड़ रहे हैं, लेकिन पानी गिरे तो काम चले। पानी नहीं गिरेगा तो जानवरों को फसलें खिलानी पड़ेंगी। लोबिया की फसल भी खराब हुई है। ककड़ी में भी दवाई डाल रहे हैं, लेकिन वो भी पीली पड़ चुकी है। पानी नहीं गिरेगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? जहर खाने की नौबत आ जाएगी। इंद्रदेव मेहरबान ही नहीं हो रहे हैं। मनाने की उज्जैनी भी कर ली, होम हवन भी किए, लेकिन मेरे नाथ इंद्रदेव नहीं सुन रहे हैं। सब्जियां लगी रखी, समय के अनुसार वर्षा हुई और एक हाल फिलहाल सही सलामत होगी। और अब ये पानी की कमजोरी के कारण उसमें जाने कितनी तरह के कीटाणु लगे, इसलिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मैं तो अभी अब इतना 2 कुंटल हमारा वो ऐसा वो खत्म हो गया था। हाँ। और कितनी जगह पर लगाया था? हमने 4 जगह लगाए थे। चारों जगह स्थिति है? हाँ, 4 जगह थे। बोवनी की थी तब फसल अच्छी थी, फिर पानी बीच में रुक गया था तो इसमें खाद वाद डाला तो अच्छी थी। फिर बाद में पानी शुरू हुआ तो गिर रहा, उसमें फसल ज़्यादा खराब हो गई। उसमें पीली पत्ती पड़ गई, इसमें वो कीड़े भी लग गए थे, तो फिर दवाई छिड़की तो मरे, पर फसल खराब हो गई। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में सोयाबीन का रकबा 64,99,000 हेक्टेयर था। 2020-21 में ये घटकर 56,69,000 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2022-23 में रकबा घटकर 50 लाख हेक्टेयर हो गया। रूठे मानसून से राज्य में बिजली संकट भी आ गया है। मुख्यमंत्री ने देर रात आपात बैठक की। सुबह महाकाल के पास बारिश के लिए अर्जी लगाई। महारुद्र अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो। जहां जहां से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए। छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। 8-9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। उधर कांग्रेस की मांग है सरकार किसानों को फौरन मुआवजा दे। किसान टोटल खर्च है कर्ज ले लेके करता है, शासन से, बैंक से, इनसे सबसे। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है, पाइजन है। सोयाबीन के खेतों में मैं गया था
सब खराब हो गई फसलें। अपने आप में किसान दुखी है, खून के आंसू रो रहा है। सरकार जिन कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लाभ मिला है, उनसे वापस इनको मुआवजा दिलवाएं। 7 घंटे आप बिजली की बात करते, फिर भी अघोषित कटौती करते हो। बिजली के बढ़े हुए लगभग अद्भुत बिल है, इस नाम पे बिजली काटी जा रही है। ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है, खंबे नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरे जेब से 400 खंबे घर की राशि से खरीद के मैंने मेरे क्षेत्र की जनता अलग अलग जहाँ डिमांड थी दी, पर विद्युत मंडल के पास नहीं था। इसका मतलब है स्थिति बहुत दयनीय है। तो जो 20 साल का मुख्यमंत्री इस दौर में लाके रख दी सब व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को, उसको कैसे माफ़ करे बिजली उपभोक्ता? वो चाहे घरेलू हो, चाहे कृषक हो, चाहे औद्योगिक हो। मैं मानता हूँ त्राई है, सरकार को जवाब देना होगा, कीमत चुकानी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। कुल 53 जिलों में से कम 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 30 से 46% तक कम बारिश हुई है। अनूपपुर में सामान्य से 2% कम और सतना जिले में तो सामान्य से 46% तक कम बारिश हुई है। 52 में से 36 बड़े बांध 25% से ज्यादा खाली हैं। बारिश की कमी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। चुनाव बस 2-2.5 महीने की दूरी पर हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल परेशान है क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर अब भी अच्छी बरसात हो गई तो ये जो सोयाबीन के दाने हैं वो खिल सकते हैं। बावजूद इसके इस बार पूरी पैदावार का प्रभावित होना तय है और वो कम ही रहेगी। दाने कुछ ऐसे मुरझा से जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो कर्नाटक में भी किसान परेशान हैं। कर्नाटक में कावेरी बेल्ट के किसानों को इस बार फसल नहीं बोने की सलाह राज्य के सिद्धरामैया सरकार ने दी है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की कमी है। लेकिन साथ ही अदालत के निर्देश के मुताबिक सरकार तमिलनाडु को पानी दे रही है। ऐसे में किसानों ने एक साथ 2 मोर्चे खोल दिए हैं। सांसदों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, साथ में कावेरी बेसिन के क्षेत्रों में भी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के किसान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान मुश्किल में वो इससे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 2 जगहों पर दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उधर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी को एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। मुंबई की उनकी अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये कहते हैं हम महवत की दुकान चलाते हैं, ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग, ये अंग्रेजों से ये गुण उनमें अभी भी बचा है। फूट करो और राज चलाओ। और उधर कांग्रेस की तरफ से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं सामने। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. स्टालिन ने कहा है कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। और आइए सुनते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा इस मसले पर। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से, क्या आपके घटक डीएमके के एक नेता ने ऐसी बातें कही हैं
क्यों नहीं डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी बहनों भाइयों। देश ऐसे माफ नहीं करेगा। सनातन धर्म में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकली हुई, लेकिन वहां पर उमा भारती को, जो वरिष्ठ बीजेपी की नेता, उनको नहीं बुलाया। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनका डाइस प्लान अगर मेरे आने से बिगड़ रहा था तो मुझे कान में ये भी कह देते कि आपको बुला रहे हैं लेकिन आप आना नहीं, डाइस प्लान बिगड़ जाता है मेरे बैठने से, तो मैं कह देती कि नहीं आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में क्यों थे, मुझे ये दुख होता था। लेकिन हाँ, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो मंत्री थे इसलिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो 22 लेके आए, लेकिन 2003 में 173, फिर जब मुझे पार्टी से निकाल दिया तो 2008 में सीधे 40 सीटें गिर गईं, 141। फिर उसके बाद जैसे ही मैं वापस लौटी तो फिर 165। तो जो व्यक्ति आपकी सीटों का इजाफा करने में इतनी बड़ी हैसियत रखता हो, उसको आप झूठे ही बुलाए ना, डाइस प्लान में ही ना बुलाए उनको, वो ठीक नहीं, वो कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सांसद मोहम्मद अकबर लोन के भाषणों को लेकर आज बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल करें और कहें कि वो भारत के संविधान और संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोन बिना शर्त ये स्वीकार करते हुए मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करें। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। जम्मू कश्मीर में 370 को निरस्त करने की जो सुनवाई है उसमें 15वें दिन काफ़ी अहम सुनवाई हुई और जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक ही एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है और कहा है कि वो हलफनामे में कहें कि वो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, भारत की संप्रभुता को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए उठाया क्योंकि रूट्स इन कश्मीर करके जो संगठन है उसने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि जो लोन है वो पाकिस्तान समर्थित नारे लगा चुके हैं और कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मीडिया की कटिंग भी लगाई गई और कहा गया कि वो अलगाववादियों का समर्थन भी करते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो दलीलें हैं सब रिकॉर्ड से हटा देनी चाहिए क्योंकि वो भारत विरोधी कार्यों में लिप्त है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था। यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी इस याचिका का इस बात का समर्थन किया और कहा कि उनको हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही ये भी कहना चाहिए कि वो अलगाववादियों या आतंकवादियों की किसी भी कार्रवाई की वो निंदा करते हैं। कपिल सिब्बल जो अपीयर हो रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन को कहा जाए कि एक हलफनामा दाखिल करें। कपिल सिब्बल ने भी यहाँ बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर उनके लिए नहीं खड़े हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो उसकी निंदा करते हैं, किसी भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई हुई है और मंगलवार तक ही लोन को ये एक हलफनामा देना है और मंगलवार को 16वें दिन की सुनवाई होगी और इसी के साथ जो सुनवाई है वो पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें कि अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं। उस पर उमर अब्दुल्ला जो पार्टी के प्रमुख हैं उनका क्या कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके जम्मू कश्मीर के, आइए सुनते हैं। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। आज ये इश्यू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके
कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज जयपुर में टाउन हॉल को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 5 साल में चुनाव हुए तो सिलेंडर 5,000 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से सरकार पर दबाव रहेगा। तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारा। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो देके जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे, अपनी 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। बात मुंबई की। यहां पर बढ़ती अपराध की घटनाएं चिंतित कर रही हैं। मुंबई के पवई इलाके में एक 25 वर्षीय ट्रेनी एयर होस्टेस की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कौन गिरफ्तार हुआ, हत्या का मकसद क्या रहा, इसकी पड़ताल करती एक रिपोर्ट देखिए। एयर होस्टेस की उड़ान और माया नगरी में बसने का ख्वाब, ये मुकाम हासिल किया ही था कि दहलीज पर मौत आ गई। मुंबई के पवई थाना क्षेत्र में रविवार को इसी एनजी सोसाइटी के फ्लैट से संदिग्ध अवस्था में 25 वर्षीय रूपल ओगारे का शव बरामद हुआ। गले पर चोट के गहरे निशान थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रूपल ओगारे करीब 6 महीने पहले मुंबई आई थी। एक बड़ी एयरलाइन में चयन के बाद एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। यहाँ अपनी बहन और दोस्त के साथ किराए पर रहती थी। हत्या के दिन फ्लैट में अकेली थी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठा की। आरोपी को पकड़ने और पड़ताल के लिए 8 टीमों का गठन किया गया और वारदात के 12 घंटे के भीतर ही सोसाइटी में साफ सफाई करने वाले 40 साल के विक्रम अटवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कहती है कि आरोपी ने जुर्म कबूला है, सबूत हाथ लगे हैं, पर हत्या का मकसद अब तक साफ नहीं। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल पीड़िता के परिजन काफी देर से उसे फोन कर रहे थे। बात न होने पर सहेली को फोन लगाया। दोस्त काफी देर तक फ्लैट का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन न खोलने पर जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया तो रूपल का शव मिला। हत्या से 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर रही रूपल ओगारे के साथ आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई उनकी जान का दुश्मन बन गया, ये गुत्थी बरकरार है। संदेह है मृतका से अनबन के बाद आरोपी सफाई कर्मचारी ने बदला लेना चाहा था। आरोपी के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज है। पूछताछ जारी है। वहीं आरोपी की पत्नी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। सभी पहलुओं पर जांच के लिए पुलिस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतका के कॉल डिटेल्स और बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में कहा गया है कि सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता रहें और आम आदमी को इसके चलते ज्यादा परेशानी भी ना हो। दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट बता रहा है कि G20 के दौरान हिफाजत के साथ साथ उसका ध्यान इस बात पर भी है कि लोग परेशान ना हों। G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने यही कहा कि दिल्ली के होटलों, एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और G20 सम्मेलन के वेन्यू की सुरक्षा पुख्ता रहे, लेकिन लोग परेशान ना हों। सुरक्षा कारणों के चलते नई दिल्ली जिले में कई पाबंदियां रहेंगी। सिर्फ 10 तारीख को कुछ पीरियड के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट रहेगा।
बाकी जो है सभी सामान्य रूप से चलेंगे। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि 8, 9, 10 तारीख को राजकीय अवकाश है। जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो है मार्केट्स और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी दिल्ली में सामान्य रूप से सभी एक्टिविटीज जैसे चलती आई हैं पहले की तरह चलेंगी। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली आम दिनों की तरह खुली रहेगी। नई दिल्ली जिले में इमरजेंसी सेवाओं, पोस्टल सेवा और मेडिकल सेवा में कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन खाने और दूसरी चीजों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। वैलिड रीजन और आईडी के साथ लोगों को टैक्सी या ऑटो के साथ आने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन बिना कारण के ऑटो या टैक्सी की इजाजत नहीं है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सब मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन 39 मेट्रो स्टेशनों के 69 गेट वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बंद रहेंगे। रेलवे पुलिस भी दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी कर रही है। सुरक्षा कारणों से 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे स्टेशनों की पार्किंग को 3 दिन के लिए बंद करने की तैयारी हो रही है। रेलवे ब्रिजों, रेलवे ट्रैक पर भी खास नजर रखी जा रही है। 3 दिन तक रेलवे पार्सल सुविधा और स्टेशन पर बुकिंग बंद करने के लिए कहा गया है। हालांकि स्टेशन या बस अड्डों पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए वहां ऑटो और टैक्सी पहले की तरह मिलेंगे। जो लोग बसों से या ट्रेन से दिल्ली आएंगे या उनको जाना है, तो क्या उनको रेलवे स्टेशन से या बस से टैक्सी और ऑटो मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से सभी जगह, हमने कहीं नहीं कहा है कि कोई रेलवे स्टेशन प्रभावित होगा। वहां से आपको टीएसआर, ऑटो, टैक्सी है, आपको जाना है, आप हमारी यातायात निर्देशिका में देखिए। आप पूर्वी दिल्ली से अगर आप पश्चिमी दिल्ली जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली का जो नियंत्रित क्षेत्र है उसको बाईपास करके जो है अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण, क्योंकि रिंग रोड चलता रहेगा, आउटर रिंग रोड भी चलता रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरी दिल्ली को अभेद किले के रूप में तब्दील करने में जुटी हैं। G20 समिट को लेकर नई दिल्ली जिले में सुरक्षा की तैयारियां कुछ ऐसी हैं कि एक तरह से 3 दिन तक यहां पर लॉकडाउन ही रहेगा। भले ही दिल्ली पुलिस इसे लॉकडाउन का नाम ना दे, हालांकि बाकी दिल्ली में पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन यहां की पाबंदियों का असर वहां भी दिखाई पड़ सकता है, जिससे आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आपका भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ रहा है नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। युवाओं पर होगा खास फोकस। एनडीटीवी के अनुभवी रिपोर्टर्स विस्तार से देंगे आपको खबर। इस चैनल को आप देख सकेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर।